हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कैश में कितना पेमेंट ले और दे सकते हैं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इनकम टैक्स रूल 2025 के अनुसार प्रॉपर्टी के केस में पेमेंट कैश में आप कितना ले सकते हैं और कितना आप दे सकते हैं, इसकी एक लिमिट फिक्स की गई है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए इस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि हमने प्रॉपर्टी के केस में कितना पेमेंट दिया है और कितना लिया है, वो भी कैश में। तो ये तीन तरीके से पता चल सकता है। पहला तो ये है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है और आपके उस रजिस्ट्री डीड में भी लिखा हुआ है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी है आपके इस ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से कैश विड्रॉ कर लिए 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और आपने सेलर को ले जाकर के दे दिया। तो रूल ये कहता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश आप विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो बैंक भी इस ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। तो जब आपके पैन नंबर पे ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होती हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करके आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि आपके पैन नंबर पे इतनी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड हैं, तो ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। थर्ड ये है कि सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाकर, अब कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी पर्सन के घर में, ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई और इतना करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए कैश बरामद हुआ। फाइंड आउट करने में पता लगा कि प्रॉपर्टी सेल की गई थी, उसी का कैश घर में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारे माध्यम है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि कितना कैश में पेमेंट आपने ले रखा है। तो इनकम टैक्स के रूल के अनुसार प्रॉपर्टी के केस में हम कितना कैश में पेमेंट ले और दे सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर लिमिट फिक्स की गई है। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी कोई भी रेसिडेंशियल हाउस हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, कॉमर्शियल शॉप या ऑफिस हो सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड में ज़्यादातर जो अर्बन क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड हैं ये इसमें कवर्ड होते हैं। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इसमें कुछ केसेस में ही कवर्ड होता है। इसके बाद कोई प्लॉट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, तो यदि आपने ये प्रॉपर्टी बेचा है किसी को तो आपको 20,000 रुपीज़ के अंदर ही कैश में पेमेंट रिसीव करना चाहिए। और जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैश में पेमेंट 20,000 या उसके ऊपर ना करे एक सेलर को। और ये रूल मेंशन है सेक्शन 269(s) में। अब अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि प्रॉपर्टी के केस में जो भी कैश का पेमेंट किया जाता है वो ज़्यादातर ब्लैक मनी ही होती है। तो इस ब्लैक मनी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन निकाला था। लेकिन देखिए 269(s) जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें की लिमिट यहाँ पे 20,000 या उससे ज़्यादा की मेंशन की गई है, ये दोस्तों वाइट मनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। मतलब कि आपका ये मानना है कि हमने कोई भी ब्लैक मनी इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया और उस पैसे को हमने सेलर को दे दिया, तो ये हमारी वाइट मनी है। हमने उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट को इतने साल से हम टैक्स पे करते आ रहे हैं और ये पैसा इकट्ठा हो चुका है और हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये रूल व्हाइट मनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 269(s) सिर्फ सोर्स को ही बैन नहीं करता है, मतलब ब्लैक मनी है तो वैसे भी आपको यूज नहीं करनी है, और व्हाइट मनी है तो इसको भी वो बैन करता है कि आप जो है 20,000 रुपीज या उससे ज्यादा का आप पेमेंट कैश में मत करिए। अब लेट से कि आपने पेमेंट कैश में कर दिया, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता लग जाता है कि आपने कैश में ट्रांजेक्शन्स की हुई है, तो उस केस में दोस्तों पेनाल्टी सेक्शन 271(d) के अनुसार पे करना होता है, और ये पेनाल्टी पे करता है एक सेलर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पर्सन यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उस पर्सन के ऊपर ये पेनाल्टी लगाई जाती है, और पेनाल्टी लगती है 100% ऑफ द कैश अमाउंट एक्सेप्टेड। जो पेमेंट आपने कैश में एक्सेप्ट किया हुआ है उसका 100%। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने बेची हुई है, ठीक है, अब मान लीजिए वो 50 लाख रुपए में आपने सेल किया हुआ है। अब इस 50 लाख रुपीस में से आपने 48 लाख रुपीस चेक के थ्रू रिसीव कर लिया, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब जनरली प्रॉपर्टी के लेन देन में ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि कैश में पेमेंट ज़्यादा रिसीव हो, चेक के माध्यम से कम हो। अब रूल ये कहता है कि जो उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जितना आप स्टैम्प पे कर रहे हो सर्किल रेट के अनुसार,
उतना तो आपको चेक के थ्रू पेमेंट दिखाना ही होता है, बाकी आपको कैश में पेमेंट लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप 48 लाख रुपीस चेक के थ्रू मिला तो ये तो सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैश में आपने क्या किया, 2 लाख रुपीस ले लिया, तो ऊपर में जो रूल अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि 20,000 या उससे ज्यादा का आप कैश रिसीव करेंगे तो ये क्या होगा, लॉ का क्लियर वायलेशन हो जाएगा और उस केस में जो पेनाल्टी लगाई जाएगी 2 लाख रुपीस की लगाई जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, जिसने कैश में पेमेंट किया हुआ है, उसके पास इतना ह्यूज कैश कहां से आया। डिपार्टमेंट जब भी इंक्वायरी इशू करता है प्रॉपर्टी केस में तो बायर और सेलर दोनों को इशू करता है। तो एक जो बायर है जिसने कि कैश में पेमेंट किया है, डिपार्टमेंट उससे भी इंक्वायरी कर सकता है कि आपके पास इतना ह्यूज कैश कहां से आया। यदि आप उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी वो सारी इनकम जो है सोर्सेस प्रॉपर तरीके से मेंशन है, आपने उसकी पूरी अकाउंटिंग की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 269(s) का आपने उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर भी वो पेनाल्टी लगा सकता है। और यदि अनएक्सप्लेन्ड निकला, आपने उस कैश का कोई भी सोर्सेस बता नहीं पाया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, तो दोस्तों इस केस में फिर सेक्शन 69 के अनुसार ये अनएक्सप्लेन्ड मनी मानी जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड इनकम के कैटेगरी में आता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये इनकम आपकी जोड़ी जाती है। 78% तक के टैक्सेस पेनाल्टी के रूप में दोस्तों लगाए जा सकते हैं, डिपार्टमेंट आपसे रिकवर कर सकता है। सर्च एंड सीजर के केस में तो 83-84% तक के यहाँ पे दोस्तों टैक्सेस वो वसूल कर सकता है पेनाल्टी के तौर पर। तो बायर और सेलर दोनों को ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, कैश पेमेंट के लिए जनरल जो कॉमन एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं लोगों के द्वारा कि एटीएम से हमने कैश विड्रॉ किया था, वही पेमेंट कर दिया और ये कैश हमारा जेन्युइन है। दूसरा ये है कि हॉलीडे पड़ गया उस दिन या संडे पड़ गया इसलिए बैंक क्लोज था तो हमने कैश का पेमेंट कर दिया। इसके बाद सेलर ने ज़्यादातर हमसे रिक्वेस्ट किया कि भाई जो टोकन मनी है वो तो हमको कैश में चाहिए, बाकी आप चेक से दे देना। तो ये किसी भी प्रकार के एक्सक्यूजेस दोस्तों यहाँ पे नहीं चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक सेलर जो कि पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, पेनाल्टी 271D में उसी के ऊपर लगाई जाती है। यदि वो सेलर इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि भाई मेडिकल इमरजेंसी थी और कैश की हमें ज़रूरत थी तो हमने पेमेंट रिसीव किया और वो कैश ले आके हॉस्पिटल को जेन्युइनली हमने पे कर दिया है, तो देखिए वो उस पेनाल्टी से बच सकता है। और सेक्शन 273B में ये ऑप्शन दिया गया है एक सेलर को। लेकिन इसमें एक सेलर को प्रूफ सबमिट करना पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल की बिल हो गया, डेट हो गया, मेडिकल के क्या रिकॉर्ड्स हैं। अब ये जो कैश है ये इसलिए लिया गया क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ गई थी, मतलब जीवन जो है उसमें बहुत ही ज्यादा खतरे में था, इसकी वजह से कैश लेना पड़ा, तुरंत जाकर पेमेंट करना पड़ा। अब यहाँ पे सेकेंड है कि दोनों बायर और सेलर क्या है, फार्मर्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, कैश में लेन देन करके एग्रीकल्चरल लैंड को जो कि रूरल एरिया में वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे है कि कोई दूसरा बिजनेस या सैलरी की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सजेशन है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के केस में, जो लिमिट मैंने बताया था इसको फॉलो करना है। जो भी टोकन मनी आप दे रहे हैं तो आप चेक के थ्रू, एनएफटी या आरटीजीएस के थ्रू ही आप दीजिए। यदि आपने कैश विड्रॉ कर लिया पेमेंट करने के लिए तो आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करिए और बैंक के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है, चाहे आप चेक इशू करिए या डीडी इशू करिए। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।